नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एग्जाम प्रयोगशाला सहायक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, ये सभी एग्जाम जिस किसी में भी जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम लोग करते हैं एनसीईआरटी आधारित प्रश्न जो बेस्ड होते हैं हमारी जो क्लास बुक्स क्लास 9 10th उन पर आधारित होते हैं। और अभी हम जो हमारी बुक हमारी चल रही है वो साइंस क्लास 9th की बुक को हम कवर कर रहे हैं, और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा इसके पुराने पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस एमसीक्यू के आज के सेशन में हम लोग जो कवर करेंगे वो सेम पिछली बार की तरह जो हमारी साइंस क्लास 9th की बुक है उसी को हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे सेशन को, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का बेनिफिट पहुंच सके। तो एक बार शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और पिछले जो सेशन हमने किया था उसके बाद हमें कॉमेंट देखने को मिले थे कि जो हम चैप्टर करा रहे हैं एक बार उनके बारे में भी हम आप लोगों को बता दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन चैप्टर्स के बारे में बता देता हूं कि कितना हमने कवर कर लिया है और हम कितना अभी और हमने क्लास 9th जो साइंस की हमने बुक स्टार्ट करी हुई है जनरल एमसीक्यू के लिए, उसमें कितना कवर करना हमारा बचा हुआ है। तो सबसे पहले बात करूं तो साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th, ये जो 15 चैप्टर्स आप देख रहे हैं, ये जो हमारी साइंस है क्लास 9th की उसके चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 3, चैप्टर 3 के साथ चैप्टर 4, ये जो 4 चैप्टर हैं ये हमने जो कवर किए थे। ये हमारी जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में हमने इन 4 चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए थे। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था यानी कि इससे पिछला वाला पार्ट, उसमें हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू यानी कि ऊतक वाला जो चैप्टर्स है यानी कि चैप्टर नंबर 6, यहां तक हम कवर कर चुके हैं। अगर बात करूं मैं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो हम साइंस क्लास 9th से जो चैप्टर नंबर 7 है इसको कवर करेंगे, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 9th का उसको। और इसके साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 यानी कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं यानी कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे हम आपके लिए आज की वीडियो में लेके आए हुए हैं। अब जो बचते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो ये जितने भी हमारे चैप्टर बच रहे हैं ये सभी फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, और इन सभी से रिलेटेड एमसीक्यू हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्लास 9th के पूरा जो सिलेबस है एमसीक्यू का वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 10th में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पहले पार्ट में हम 6 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आज के पार्ट में हम कवर करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है 7 और 13 14 15 आज के पार्ट में कवर करेंगे, और 8 9 10 11 12 को हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो हम आज साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर 15 से रिलेटेड एमसीक्यू को आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों आई होप आप सभी लोगों ने एक बार जो है इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों ने जो सेशन है इसे लाइक कर दिया होगा। ठीक है, अगर आप दोस्तों अपनी जो लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइजर की यानी कि कहें पर्यावरण पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी है उसे और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो आप उत्तर पाठशाला के ऑनलाइन पेड कोर्स को भी अवेल करा सकते हैं, जो आपको मिलते हैं दोस्तों मंथली फीस बेस जो कोर्स हैं उस पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस पे जो फीस रखी गई है वो अभी रखी गई है 15 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है दोस्तों। वैसे तो इसकी फीस 800 रुपीज है, लेकिन अभी 15 अगस्त तक ये फीस ओनली 600 आप लोगों के लिए रखी गई है, जिस पर आपको 26 क्लासें पर मंथ देखने के लिए मिलेंगी, और पूरा सिलेबस आपका हम इस पेड कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको लगता है और आप अगर
इस कोर्स को अवेल कराना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7900304188। इस पे जाके आप दोस्तों आप लोग अपनी सारी क्वारीज हमसे पूछ सकते हैं और डेमो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे देखने के लिए मिल जाएंगी। आप डेमो क्लास भी देख सकते हैं और उसके बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिए गए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिए गए हैं उनके माध्यम से भी इस पेड कोर्स के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को अवेल करा सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, इसीलिए जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने से पहले आप लोग ये मेक श्योर हो जाएं कि आप लोगों ने जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लिया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो क्वेश्चन है आप लोगों को पता है हमारे जो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और एक स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन आज के सेशन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के जनरल साइंस एमसीक्यू के सेशन में। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। दूसरा कथन, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। जो पहला ऑप्शन है वो कहता है कि केवल एक, जो यानी कि जो पहला कथन है वो सही है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि दूसरा कथन सही है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। और डी ऑप्शन आपको बोल रहा है कि ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है, यानी कि नोटा आपका डी ऑप्शन बता रहा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं आपके लिए स्टेटमेंट दोबारा पढ़ रहा हूं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो आप आंसर बताएंगे वो आप ABCD करके ना बताएं, उसके आगे आप लोग जो क्वेश्चन नंबर है वो भी जरूर लिखें। ठीक है। तो जैसे आप इसमें से आप अपना आंसर देंगे तो 1A 1B 1C 1D, ऐसे ही 2A 2B 2D 2C, इस प्रकार से आप लोग अपने आंसर देंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन है कि केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव निर्माण की क्षमता होती है, क्या ये सही है? या नंबर 2 स्टेटमेंट, ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, या ये स्टेटमेंट सही है? या ये दोनों सही हैं या ये दोनों गलत हैं? ये चार आपके पास ऑप्शन है ABCD। आप जल्दी से अपना आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन है पहले क्वेश्चन के लिए, आपको जल्दी से अपना आंसर बताना है। इसके अगर आंसर की ओर हम लोग बढ़े तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एकदम सही है, यानी कि केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। बात करें अगर दूसरे स्टेटमेंट की कि ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारी केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती हैं वो श्रम विभाजन सिद्धांत के विपरीत नहीं बल्कि अनुरूप कार्य करती हैं। इसीलिए जो विपरीत वर्ड है ये इस स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। तो जो विपरीत की जगह यहाँ पे को अनुरूप होना चाहिए था, यानी कि जो केंद्रयुक्त कोशिकाएं होती हैं वो श्रम विभाजन सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती हैं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नरमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है? ए ऑप्शन, यह पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बी ऑप्शन, यहां मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। सी ऑप्शन, यह वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है। और डी ऑप्शन, यह क्षेत्र सदाबहार वनों के लिए प्रतिकूल है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नरमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो ये मकर रेखा के कर्क और मकर रेखा के बीच गर्मी और नरमी वाला भाग है उसे सबसे सही व्याख्या उसकी करता है? 4 ऑप्शन है ABCD। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अपना आंसर 2A 2B 2C 2D में दें, सिर्फ ABCD ना लिखें। ठीक है। और वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप लोग भी चैनल को जो हमारे आंसर हैं वो देने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए कि जो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है
जिसमें एक गर्मी और नरमी वाला भाग है, इन चारों कथनों में से कौन सा कथन उसकी सबसे सही व्याख्या करता है? अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में गर्मी और नरमी वाला जो भाग है, वहां पौधों और जंतुओं में अत्यधिक क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। ठीक है, और पौधों और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर दिया है वो लोग सभी सही हैं। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये रहा कि पृथ्वी में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? ए ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल, बी ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, सी ऑप्शन रॉबर्ट विटेकर और डी ऑप्शन कार्ल वोस। आपको बताना है कि कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि इन चार वैज्ञानिकों में से कौन सा वैज्ञानिक है जो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। ए, बी, सी, डी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अपने आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन जो है वो जैव विकास की अवधारणा से क्या है? संबंधित हैं। तो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित कौन है? इनमें से चार्ल्स डार्विन है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने किस बुक में जो ये जैव विकास की अवधारणा है इसको दिया था? ठीक है, यानी कि प्रस्तुत किया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी? अगर आप में से किसी को भी पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस बुक में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ठीक है, अगर बात करें जैव विकास की अवधारणा जिस पर चार्ल्स डार्विन ने उसको प्रस्तुत किया था उस बुक की, तो उस बुक का नाम है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जी हाँ दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि जीवों को 5 जगत यानी कि किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित है? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमिलिया। तो आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन जो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है उनमें से एक है। आपके पास ऑप्शन है जो केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन केवल 2, 3 और 4, सी ऑप्शन केवल 3, 4 और 5, डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। आप लोगों को बताना है कि जीवों को जो 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है निम्नलिखित में से कौन इसमें सम्मिलित है, यानी कि जो 5 जगत हैं जीवों के, उनमें इन पांचों में से उनमें से कौन कौन जगत सम्मिलित हैं आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया, इन पांचों में से कौन जो जीवों के 5 जगत हैं उनमें सम्मिलित है? आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो पांचों हैं यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया, ये पांचों क्या हैं? जीवों को जो 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया है उन सभी के क्या है? नाम है। तो जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है जिनके नाम क्या क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। दूसरा कथन, नील हरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, बी ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 ये दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन है नोटा यानी कि ना पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको बताना है कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में इन स्टेटमेंटों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नंबर फर्स्ट, नंबर 2, ए फर्स्ट और सेकेंड बोथ और नोटा।
आपको बताना है कि मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। यानी कि बात करें पहले स्टेटमेंट की जो गलत है, बहुत से लोगों ने वो आंसर दिया हुआ है। तो अगर बात करें इसकी, तो मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसका पहला स्टेटमेंट है कि इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं उनमें सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो मोनेरा जगत के जीव हों उनमें सभी में कोशिका भित्ति देखने को हमें मिलती है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है। और दूसरा, मोनेरा जगत के जो नील हरित शैवाल इस जगत के जो उदाहरण है, ठीक है, नील हरित शैवाल किस जगत के उदाहरण है, मोनेरा जगत के, बिल्कुल सही है। और जिसने भी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का अपने आंसर दिया था वो सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन प्रोटिस्टा, बी मोनेरा, सी प्लांटी, डी इनमें से कोई नहीं। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या नोटा। अपना आंसर आप क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अमीबा और प्रोटोजोआ इनमें से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं या मोनेरा के अंतर्गत आते हैं या प्लांटी के अंतर्गत आते हैं या इन तीनों में से किसी के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। आपको बताना है कि अमीबा और प्रोटोजोआ इसमें से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। और बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटिस्टा। यानी कि अमीबा और प्रोटोजोआ जो हैं वो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अमीबा और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसने भी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कमेंट किया था वो सभी लोग एकदम सही हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फंजाई यानी कि कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इस जगत के कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है या डी ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ये आपका डी बोल रहा है। तो फंजाई जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, 1, 2 और 3 या तीनों या 1 और 2 या 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कवक जगत के संदर्भ में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कवक जगत के संदर्भ में आपको बताना है, इन स्टेटमेंट को देखना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ए बी सी डी में से कमेंट करना है। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप सभी लोग कमेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कर लिया है। अब हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि कवक जगत के संदर्भ में ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। यानी कि जो फंजाई जगत है यानी कि कवक जगत है, इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। दूसरा, जो फंजाई जगत है कि कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। और तीसरा स्टेटमेंट की जो फंजाई जगत है उसमें फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपका जो इसके लिए आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर दिया था वो सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्लांटी और एनिमेलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और दूसरा, एनिमेलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन
केवल एक कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, और डी ऑप्शन है कि न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। आपको बताना है प्लांटी और एनिमिलिया जगत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो हमारा आंसर है वो एकदम सही है। आपने आंसर जो है वो आप 8A, 8B, 8C, 8D के रूप में दें, सिर्फ ABCD आप ना लिखें। 8A, 8B, 8C, 8D इस प्रकार से, मतलब जो भी आप आंसर दें उसके आगे आप जो क्वेश्चन नंबर है वो भी जरूर लिख लें। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की ओर, और 8 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, यानी कि प्लांटी और वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये क्या है, गलत है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करें जो कथन पहला है वो गलत क्यों है, क्योंकि जो प्लांटी वर्ग होता है उसमें ऐसे बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ठीक है, ना कि अनुपस्थित होती है। ठीक है, जो प्लांटी वर्ग में बहुकोशिक यूकोरियोटिक जीव आते हैं उनके पास अपनी कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए जो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग से सम्मिलित नहीं है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा मोलस्का, चौथा पोरीफेरा, पांचवा निमेटोडा। अब आपको बताना है कि इन पांचों में से प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर जो बांटा गया है इनमें से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको इनमें से कौन, इन पांचों में से कौन प्लांटी जगत की जो शारीरिक जटिलता के आधार पर वर्गों में बांटा गया है उनमें सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन 2, 3 और 4, सी ऑप्शन 3, 4 और 5, और डी ऑप्शन 1, 2 और 5। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए दिए गए हैं। अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, प्लांटी जगत को जो 5 भागों में बांटा गया है शारीरिक जटिलता के आधार पे, आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन उन वर्गों में शामिल नहीं है। इन पांचों में से कौन उन वर्गों में शामिल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम इसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के अगर आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 4 और 5, यानी कि मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा, ये 3 जो हैं ये प्लांटी को जो शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है उस वर्ग में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये जो मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा है ये प्लांटी जगत में ना के किस जगत में आते हैं, ये आते हैं एनिमिलिया जगत में। ठीक है, मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा ये तीनों आते हैं एनिमिलिया जगत में, जबकि जो थैलोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होते हैं वो प्लांटी जगत के ही भाग है। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्लांटी जगत के जो 5 भागों में उसे बांटा गया है उनकी, तो वो है शैवाल, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 भागों में प्लांटी जगत को बांटा गया है। और मोलस्का, पोरीफेरा, निमेटोडा ये जो जितने भी ये 3 जो हैं ये आते हैं आपके एनिमिलिया जगत में। ठीक है, ये प्लांटी जगत में नहीं आते हैं, इसलिए 3, 4 और 5 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। दूसरा, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब आपको बताना है कि इन 4 कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन केवल 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन है कि 1, 2, 3 और 4 यानी कि चारों स्टेटमेंट सही है। आपको बताना है कि प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन 1 और 2, बी ऑप्शन 2 और 3,
सी ऑप्शन 3 और 4 और डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अपने आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद हम इसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में आपको इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ए, बी, सी और डी क्या है आपका आंसर? तो जो भी है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हम बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों स्टेटमेंट प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में एकदम सही हैं। यानी कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। दूसरा स्टेटमेंट, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ये भी एकदम सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट, टेरिडोफाइटा में संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये भी एकदम सही बात है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है, जो कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट सही है, वो इस ऑप्शन एकदम सही है। तो जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, आप सभी का आंसर एकदम सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अगला क्वेश्चन है, फेंड्रोगेम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म फल के अंदर यानी कि बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। दूसरा स्टेटमेंट, एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट्स, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको वो बताना है। ठीक है, आपके पास पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, यानी कि एक और 2 कथन सही नहीं है, यानी कि तीसरा कथन सही है पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बी जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि केवल 2, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि 1 और 3 कथन सही है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि 1, 2 और 3 यानी कि तीनों कथन गलत है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन में आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, आपको बताना है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो फेंड्रोगम पौधों को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 भागों में जो विभाजित किया गया है, उनके संदर्भ में ये स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको वो बताना है। ए, बी, सी और डी आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 और 3, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है कि पहला और तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो जो कहता है कि एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, ये एकदम सही है। ठीक है, अब बात करें पहले स्टेटमेंट की, जो बोल रहा है कि जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, ना कि बंद बीज उत्पन्न करने वाले। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो पौधे होते हैं वो खुले बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, वो उनको हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में नहीं बांटते हैं। जबकि जो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंकुरण के आधार पे हम उनको 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म है सिर्फ उन्हीं को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में हम लोग बांटते हैं। इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रोटोकॉन्डेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, नोटोकॉट प्रोटोकॉन्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। दूसरा स्टेटमेंट, वास्तविक मेरुदंड की उपस्थित वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। और ऑप्शन नंबर डी, न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 12 के लिए प्रोटोकॉन्ड्रेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला सही है तो ऑप्शन ए, दूसरा सही है तो ऑप्शन बी, तीसरा सही है तो ऑप्शन सी, और कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन डी। आपको बताना है कि प्रोटोकॉन्ड्रेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की ओर और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटोकॉन्ड्रेटा तथा वर्टिब्रेटा फाइलम के संदर्भ में ये जो दोनों कथन दिए गए हैं वो एकदम सही हैं, यानी कि नोटोकॉट प्रोटोकॉन्ड्रेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है, बिल्कुल सही बात। और दूसरा वास्तविक मेरुदंड की उपस्थित वर्टिब्रेटा जंतुओं का एक लक्षण है, ये भी है। तो दोनों जो कथन है ये दोनों कथन हमारे एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं। पहला मत्स्य, दूसरा जल स्थलचर, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी और पांचवा स्तनपायी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं। ए ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन 2, 3 और 4, सी ऑप्शन 3, 4 और 5, डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 5। आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं। मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, इन पांचों में से कौन वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी और डी। आप लोगों को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ए, बी, सी और डी कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर की ओर बात करें, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन पांचों में से कौन वर्टिब्रेटा फाइलम के हिस्से हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी, ये पांचों वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी फाइलम के ही हिस्से हैं। तो कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेटा फाइलम के जो 5 हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, ये अंडे देने वाले जंतु हैं। दूसरा, ये असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और तीसरा, इनका जो हृदय है वो त्रिकक्षीय होता है इनका हृदय। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता मत्स्य, जल स्थलचर तथा सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये 3 विशेषताएं आपको ऊपर दी गई हैं 3 स्टेटमेंट पे। अब आपको बतानी है कि इन तीनों विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं तीनों यानी कि मत्स्य, जल स्थलचर जिन्हें हम उभयचर भी कहते हैं और सरीसृप, इन तीनों वर्गों में समान रूप से इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन नहीं पाया जाता। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है तीनों के लिए यानी कि मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, इनमें समान रूप से नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है 1, 2 और 3। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी विशेषता मत्स्य, उभयचर और सरीसृप वर्गों में समान रूप से नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ए, बी, सी और डी। पहला स्टेटमेंट जो पहली विशेषता है वो है ये अंडे देने वाले जंतु हैं। दूसरा, ये असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और तीसरा, इनका हृदय त्रिकक्षीय यानी कि 3 चैम्बर्ड होता है। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से मत्स्य, उभयचर और सरीसृप वर्गों में कौन सा स्टेटमेंट समान रूप से नहीं पाया जाता। ये 3 विशेषताएं हैं, आपको इन विशेषताओं के बारे में बताना है, ए, बी, सी और डी। हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो जो विशेषता है यानी कि थर्ड विशेषता वो तीनों में यानी कि मत्स्य, उभयचर और सरीसृप में समान रूप से नहीं पाई जाती है। यानी कि जो पहला और दूसरी जो विशेषता है हमारी वो तीनों में समान रूप से पाई जाती है। तो बात करें
मत्स्य, उभयचर और सरीसृप जो वर्ग के जो जंतु हैं उनके बारे में। तो ये जो जंतु होते हैं ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं, बिल्कुल। तो ये जो विशेषता है पहली वाली, ये सभी में समान है। दूसरी, ये असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये भी एकदम सही बात है। यानी कि जो मत्स्य होते हैं, उभयचर होते हैं और सरीसृप होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब बात करें जो तीसरे स्टेटमेंट की कि इनका हृदय त्रिकक्षीय होता है, तो ये जो विशेषता है ये सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो हृदय है वो सभी में अलग अलग चैम्बर्ड का पाया जाता है। अगर हम बात करें मत्स्य वर्ग की, जो मत्स्य वर्ग का जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। और अगर हम बात करें उभयचर की, तो उभयचर में जो हृदय पाया जाता है वो त्रिकक्षीय पाया जाता है। और अगर हम बात करें सरीसृप की अगर हम बात करें, तो सरीसृप में जो हृदय पाया जाता है वो त्रिकक्षीय ही पाया जाता है, लेकिन जो मगरमच्छ है उसका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सरीसृप, बाकी सभी सरीसृप जो होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो मगरमच्छ है वो क्या, उसका जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड हमारा हृदय मगरमच्छ का होता है। यानी कि जो विशेषताएं हैं मत्स्य, उभयचर और सरीसृप में, जो हृदय के होते हैं, जो कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं, वो सभी में क्या होते हैं, अलग होते हैं। मत्स्य में 2 चैम्बर होते हैं, उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन सरीसृप में एक आपको एक्सेप्शन देखने के लिए मिलता है जो है मगरमच्छ, जिसके 4 चैम्बर आपको देखने के लिए मिलते हैं हार्ट में। ठीक है, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो जो विशेषता है वो सभी में समान रूप से नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये दोनों समतापी यानी कि वार्म ब्लडेड जीव हैं। दूसरा, इनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तीसरा, इनमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो 15 का जो पहला ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन, वो कह रहा है कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि तीसरा ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन बोल रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको अपना ऑप्शन चूज करके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से आपने अपना आंसर चुनना है, ए, बी, सी और डी। हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट हमारे पक्षी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में एकदम सही है। यानी कि जो डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 वो एकदम सही है। जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किया है वो सभी लोग एकदम सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले कैरोलस नीनियस द्वारा शुरू किया गया था। और दूसरा कथन कि इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीन्स एवं स्पीसीज को ही ध्यान रखा जाता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला ही स्टेटमेंट सही है न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और अपने आंसर जो हैं आप लोग 16A, 16B, 16C, 16D करके दें, ना कि A, B, C और D। जिसका भी आप आंसर दें उसके आगे वो क्वेश्चन नंबर आप जरूर लिखें। और जो लोग भी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप सभी लोग अपने जो है कमेंट कर पाएंगे। और आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या जो नए जुड़े हैं वो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की ओर, और 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं वैज्ञानिक जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में। जिसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो वैज्ञानिक नाम पद्धति को सबसे पहले
कैरोलस नीनियस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक नाम पद्धति है जीवी की, उसे सबसे पहले कैरोलस नीनियस ने शुरू किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीन्स और स्पीसीज को ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, यानी कि कौन सा जल और थल दोनों जगह नहीं रह सकता। पहला ऑप्शन मेढक, बी ऑप्शन टोड, सी ऑप्शन सैलामेंडर और डी ऑप्शन दरियाई घोड़ा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन उभयचर नहीं है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उभयचर नहीं है। आपको बताना है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप सभी लोग इसका सही आंसर दे देंगे, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हम लोग इसके आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो दरियाई घोड़ा है वो उभयचर नहीं है। बाकी मेढक, टोड और सैलामेंडर ये तीनों क्या हैं? ये तीनों उभयचर हैं, जबकि दरियाई घोड़ा क्या है? एक मत्स्य जीव है। ठीक है, मत्स्य जीव कौन है? दरियाई घोड़ा, जो सिर्फ जल में रहता है। बाकी मेढक, टोड और सैलामेंडर ये तीनों क्या है? उभयचर हैं। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा उभयचर नहीं है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? ए कछुआ, बी ऑस्ट्रिच, सी उड़न छिपकली, डी किंग कोबरा। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। सरीसृप मतलब कौन, इनमें से कौन रेंगने वाला जंतु नहीं है। ठीक है, कछुआ, ऑस्ट्रिच, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे देंगे ऐसा मुझे लगता है। वो तो आपके आंसर देने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों के लिए सरल था, कितनों के लिए कठिन था। तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर की ओर। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रिच जो है वो सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। बाकी जो है कछुआ, उड़न छिपकली, किंग कोबरा, ये तीनों सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, जबकि जो ऑस्ट्रिच है वो क्या है? पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है और कछुआ, उड़न छिपकली, किंग कोबरा ये तीनों सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और आपको सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जो जंतु नहीं आते हैं वो ही आपने बताना था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? ए सील, बी वेल, सी मगरमच्छ, डी डॉल्फिन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। ए सील, बी वेल, सी मगरमच्छ, डी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो अगर हम इसके आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मगरमच्छ है वो स्तनपायी जीव नहीं है, क्योंकि जो मगरमच्छ है वो एक सरीसृप वर्ग में आता है। बाकी सील, वेल और डॉल्फिन ये तीनों क्या हैं? स्तनपायी वर्ग के ही जंतु हैं, और मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का जंतु है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि इसमें आपको बताना था कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, ये सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट, ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि नोटा आपका डी ऑप्शन है। आपको एंटीबायोटिक के संदर्भ में इन दोनों स्टेटमेंट में से अपना स्टेटमेंट चूज करना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, बी कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, सी बोल रहा है कि पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट, और डी बोल रहा है नोटा। ठीक है, आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप लोग वहां से टेलीग्राम और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इस
जो सेशन की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अगर हम आंसर की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो क्या है, गलत है। यानी कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। ये एकदम सही बात है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि जो बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं, और जो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया अपनी रक्षा के लिए कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला होता है वो नहीं कर पाता है। अब वो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं कर पाता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन अगर हम, इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है पहला सही है, लेकिन हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की कि ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक हैं वो वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित होते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो वायरस होता है उसमें बैक्टीरिया के जैसे कोई मार्ग नहीं होता जिसको बाधित करके उसे मारा जा सके। इसीलिए क्या होता है कि एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर भी कारगर साबित नहीं होते हैं, और इसका जो जीता जागता उदाहरण है आपके पास है कोरोना वायरस का, जिसमें हमारे जो एंटीबायोटिक थे वो इसीलिए काम में नहीं आए थे। ठीक है, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनके पास बैक्टीरिया की तरह कोई मार्ग नहीं होता है जिससे उसको रोकें और वो धीरे धीरे मर जाए, इसीलिए जो है वायरस संक्रमण में एंटीबायोटिक कारगर साबित नहीं होते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। दूसरा, हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है। तीसरा, एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन बोल रहा है आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है हैजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, और तीसरा स्टेटमेंट है एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेंगे। जल्दी से 21 क्वेश्चन के लिए आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है, सही बात है, क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि हैजा जो है दूषित पानी से संचरित हो सकता है। हाँ जी हाँ, जो हैजा है वो दूषित पानी से ही संचरित होता है। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें जो गलत है, वो कहता है कि एड्स केवल लैंगिक संपर्क से संचरित होता है, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो एड्स है वो सिर्फ और सिर्फ लैंगिक संपर्क से संचरित नहीं होता है, उसके संचरित होने के और भी कारण होते हैं। जैसे कि कोई भी हम रक्त स्थानांतरण करते हैं, जब भी ब्लड डोनेट करते हैं और जो डोनर है वो क्या है, उसको एड्स है, तब भी हमारा एड्स संचरित हो सकता है। अगर हम बात करें कोई प्रेगनेंसी है, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है और जब वो प्रेग्नेंट है तब उसे एड्स हो जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो उसका जो होने वाला शिशु होगा उसको भी एड्स देखने को मिलेगा। और बात करें कि जब माता अपने शिशु को स्तनपान कराती है और उस टाइम पर अगर माता को एड्स होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि जो स्तनपान करने वाला शिशु है उसको भी एड्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो एड्स है वो केवल लैंगिक संपर्क से संचरित होता है, तो एड्स और भी जो कारण है उनसे संचरित हो सकता है। इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 3 और डी ऑप्शन 1, 2 और 3। आपको प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
4 ऑप्शन है आपके पास 22 क्वेश्चन के लिए। अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर की ओर, और क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो जिस किसी ने भी 22 का ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, वो सभी लोग एकदम सही हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कि वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और पहला ऑप्शन है सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन है नोटा, यानी कि न तो पहला स्टेटमेंट सही है न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी, जिसमें ए कह रहा है केवल एक स्टेटमेंट सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी बोल रहा है 1 और 2 दोनों सही है, और डी बोल रहा है कि नोटा, यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। हम बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन की आंसर की ओर, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आप में से बहुत से लोगों को ये स्टेटमेंट पहले से बाय हार्ट याद होगा, तो इसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ पहले की बात थी कि वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, एकदम सही बात है। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला स्टेटमेंट सही है न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर देंगे, और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। उसके बाद आप लोग अपने जो क्वेश्चन है उसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के संदर्भ में ये दोनों जो कथन आपको दिए गए हैं ये दोनों एकदम सही हैं। यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन एकदम करेक्ट हैं, यानी कि 24 के लिए जिस किसी ने भी सी ऑप्शन को चूज किया था वो सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है। दूसरा ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट, वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परावर्तित किए जाने वाले विकिरणों से गर्म होता है क्योंकि स्थलमंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि पहला स्टेटमेंट सही है तो ए ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट सही है तो बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है तो सी ऑप्शन, और न तो पहला स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है तो डी ऑप्शन। आपको बताना है कि इनमें से इन दोनों स्टेटमेंट में से वायुमंडल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला और दूसरा दोनों, और या पहला और दूसरा दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वायुमंडल के संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
हम बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वायुमंडल के संदर्भ में वो एकदम सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। अब बात करें पहले स्टेटमेंट की कि वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग नियत रखता है, तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि जो वायु होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। इसलिए क्या होता है कि वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को जो पूरे वर्ष भर लगभग क्या रहता है, नियत रखता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, वायुमंडल जलीय भाग द्वारा परावर्तित किए जाने वाले विकिरण से गर्म होता है, क्योंकि स्थलमंडल विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो वायुमंडल हमारा गर्म होता है वो दोनों जगह से होता है। वो जलीय भाग द्वारा परावर्तित जो विकिरण होते हैं उनसे भी होता है, और स्थलमंडल जो विकिरण होता है वहां से भी जो हमारा वायुमंडल है वो दोनों ही जगह से गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि स्थलमंडल विकिरण को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो जलीय भाग और स्थलमंडल दोनों जगह से जो हमारे परावर्तित किए जाने वाले विकिरण है इन दोनों से गर्म होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है। दूसरा स्टेटमेंट, दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। और तीसरा स्टेटमेंट, पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन एक और तीन ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, या डी ऑप्शन एक, दो और तीन ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, सी और डी। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर की ओर अगर हम बढ़ें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। बात करें पहले स्टेटमेंट की कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति से पवन का निर्माण होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है, तो जी हाँ, जो हवाएं होती हैं वो जो पृथ्वी में असमान विधियों से जो पृथ्वी गर्म होती है उससे उसके अतिरिक्त जो अन्य कारक होते हैं उनसे भी प्रभावित होती है, जिसमें से घूर्णन भी एक कारक है। और घूर्णन के अलावा जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं होती है उनके द्वारा भी जो हमारा पवन है वो भी प्रभावित होती है। तो पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को प्रभावित करने वाला कारक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा जल है वो स्थल की अगर अपेक्षा में जल्दी से गर्म होता है, और जब होता क्या है कि दिन के समय जब वायु ऊपर की ओर उठती है तो जो कम दाब का क्षेत्र होता है वो स्थल में बनना स्टार्ट होता है। अब जैसे ही स्थल की ओर कम दाब का क्षेत्र बनना स्टार्ट होता है तो समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बहनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही कम दाब वाले क्षेत्र की ओर समुद्र की वायु बहनी स्टार्ट होगी तो दिन के समय ये हवा कहाँ की ओर चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर, ना कि स्थल से समुद्र की ओर। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि दिन के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है वो क्या है, गलत है। क्योंकि दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। इसका कारण क्या है, कम दाब का क्षेत्र। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जलवाष्प के सघनन में धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन न तो पहला नहीं दूसरा। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी।
हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर की ओर, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला ऑप्शन है जो कह रहा है कि जलवाष्प के सघनन में धूल के कण छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं, ये एकदम सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट जो गलत है वो क्यों गलत है अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं, जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो किन के कारण से होती है, वो होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, जब वर्षा जल में मिल जाते हैं उसी के कारण से जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड आपस में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के एक मुख्य कारक नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ सल्फर के ऑक्साइड जब मिलकर अम्लीय वर्षा कराते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या होना चाहिए था, सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन ये रहा कि ह्यूमस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन, यह सड़े गले जीवों का अंश है। दूसरा कथन, यह मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। तीसरा कथन, यह मृदा को समृद्ध बनाता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन पहला और दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा कथन सही है, सी ऑप्शन केवल तीसरा कथन सही है, और डी ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। आपको बताना है कि ह्यूमस के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। 28 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, ए, बी, सी और डी। तो आप लोगों को अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जैसे सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, और जिस किसी ने भी पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो नहीं देखे हैं, वो लोग एक बार इस सेशन के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं 28 के आंसर की ओर। 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा ह्यूमस के संदर्भ में जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। क्यों, यानी कि जो ह्यूमस है वो सड़े गले जीवों का अंश है और ह्यूमस मृदा की संरचना का मुख्य कारक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यह मृदा को समृद्ध बनाता है, जिसकी वजह से जो वायु और जल है वो भूमि के अंदर आसानी से चले जाता है। ठीक है, तो ह्यूमस के संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर सेलेक्ट किया था वो सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। और दूसरा, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी बोल रहा है 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और डी बोल रहा है कि न तो पहला स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ए, बी, सी और डी। क्या लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 29 के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम लोग बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संदर्भ में जो हमें स्टेटमेंट दिए गए थे, स्टेटमेंट पहला और स्टेटमेंट दूसरा, ये दोनों सही हैं। यानी कि जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 29 के लिए ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा कि कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। दूसरा स्टेटमेंट, जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ए ऑप्शन केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला स्टेटमेंट सही है न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको बताना है कि कार्बन चक्र के संदर्भ में इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए, बी, सी और डी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी। तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर की ओर, और क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन चक्र के संदर्भ में ये दोनों स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। तो जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया था, तो आप सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है, और दूसरा स्टेटमेंट, सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन है, केवल एक ए ऑप्शन, केवल 2 बी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सी ऑप्शन, न तो एक नहीं 2 डी ऑप्शन। आपको बताना है कि ऑक्सीजन के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अपना आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्या हो सकता है आंसर, ए, बी, सी और डी। हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। ये सही, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं के द्वारा लौटती है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, जो कह रहा है कि सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जब तत्वीय ऑक्सीजन के द्वारा जो बैक्टीरिया होते हैं वो जहरीले हो जाते हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर देंगे कि ओजोन को संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, यह एक विषैली गैस है। दूसरा स्टेटमेंट, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण के लिए एक अभेद्य परत बनती है। और तीसरा स्टेटमेंट, यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों का अवशोषण करती है। आपको बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सी केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, और डी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको बताना है कि ओजोन के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ओजोन के संदर्भ में इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी, और हम लोग बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर। और 32 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि जो ओजोन है वो एक विषैली गैस है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषण करती है, तो ये भी एकदम सही बात है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की कि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरण के लिए एक अभेद्य परत बनती है, तो ये गलत है, क्योंकि होता क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि जो CFC है, वो क्लोरीन तथा फ्लोरीन से युक्त कार्बनिक यौगिक से मिलकर बनता है, और जो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, तथा करते क्या है कि वो किसी भी जैव प्रक्रिया के द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो जब कभी भी वो ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं, तो उसके अणु ओजोन के साथ क्रिया करते हैं, जिससे ओजोन के परत में कमी आती है और छिद्र निर्मित होने लगते हैं, किसमें, ओजोन में। तो इसीलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब कभी भी ओजोन के समीप आती है, वो एक अभेद्य परत नहीं बनाती है, जबकि ओजोन को क्या करती है, पतला करती है और छिद्रों का निर्माण करती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर
बी जो कह रहा है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, एकदम सही है। तो 32 के लिए जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग एकदम सही हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों को जो आज के क्वेश्चन है वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग अगर लगता है कि आप लोगों को उत्तर पाठशाला का ऑनलाइन पेड कोर्स है वो अवेल कराना चाहिए, तो आप लोग ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसके जरिए आप लोग इस पेड कोर्स को अवेल करा सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है जिसके द्वारा भी आप इस पेड कोर्स को अवेल करा सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंट सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, जिसकी जो फीस है वो 15 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट इसको अवेल कराएगा उसके लिए 600 रखी गई है। उसके बाद इस फीस को 800 पर मंथ कर दिया जाएगा। So that's all for today. Thank you. Till next video.